नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम। क्या आपको लगता है कि पीठ दिखाना खराब स्ट्रैटेजी है और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा? जिन्होंने नारा दिया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अब उनके परिवार ने कह दिया तुम लड़की हो इसलिए नहीं लड़ सकती हो। क्या वायनाड से राहुल गांधी जीतेंगे, हाँ या ना? रायबरेली जीत रहे हैं, मतलब वायनाड हार रहे हैं, रायबरेली जीत रहे हैं। उन्होंने मीडिया के लोगों को कहा कि डरो मत, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अमेठी से लड़ो मत। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये। प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी, वो कभी लड़ाई नहीं थी, जिहाद थी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। और टक्कर के आज के एडिशन में पब्लिक डिबेट करेंगे और पब्लिक डिबेट में आज का मुद्दा है राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ी लेकिन रायबरेली पहुंच गए, उसके क्या मायने हैं? क्योंकि वो अक्सर कहते थे डरो मत। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो, तो अपने दिल में से डर को निकाल दो। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं अरे डरो मत, भागो मत। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब डर पर आ गई है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाने का ऐलान क्या किया? पीएम मोदी ने उन्हें सीधे ललकार दिया। अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं अरे डरो मत, भागो मत। इसका असर आने वाला जो 5 चरण का चुनाव है, 5 चरण के चुनाव पे जबरदस्त असर पड़ने वाला है। रोज देश की जनता से कहता था डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं, आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। इसी के साथ साफ हो गया कि राहुल गांधी अब की बार अमेठी से दूर रहने वाले हैं। अमेठी से कांग्रेस ने सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतारा है। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। क्या वाकई राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी के बीच में कोई अनबन है? पॉलिटिकल पावर देना नहीं चाहते प्रियंका गांधी जी को राहुल गांधी कैंप। फैसले सारे राहुल गांधी जी के कैंप के द्वारा होते हैं। प्रियंका गांधी जी के आगे लिखा गया विदाउट एनी पोर्टफोलियो, जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इस बार अमेठी के साथ साथ रायबरेली भी हारने वाली है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने तो दावा यहां तक कर दिया कि राहुल गांधी वायनाड का किला भी भेदने में नाकामयाब रहेंगे। सवाल है कि क्या बीजेपी की भविष्यवाणी सही साबित होगी या फिर उत्तर प्रदेश और वायनाड से कांग्रेस की किस्मत बदलने वाले नतीजे सामने आएंगे? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। डरो मत। और अब बहस के आज के मुद्दे क्या है? राहुल का रायबरेली जाना डर है या कोई बड़ी रणनीति? रायबरेली में सोनिया गांधी के गिरते जनाधार के बीच राहुल गांधी की राह क्या आसान होगी? क्योंकि आज भी वहां पर नारे लगे हैं गो बैक राहुल। रायबरेली के अंदर वोट जिहाद जैसे मुद्दे उठाकर क्या विपक्ष ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण
कर रहा है, यह भी आज की बात है, या फिर सरकार तुष्टिकरण कर रही है, यानी बीजेपी तुष्टिकरण कर रही है। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए विवेक श्रीवास्तव जी का, लेफ्ट के नेता, कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट दिया है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए राजकुमार भाटी का, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए प्रोफेसर अनवर पाशा का, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और जोरदार तालियों से हमारे सरप्राइज गेस्ट की एंट्री के लिए तैयारी करिए। हमारे सरप्राइज गेस्ट हैं, आज के लंबे अरसे बाद किसी बहस में आ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए, तो हमारे सारा पूरा पैनल, हमारे सारे मेहमान इधर तैयार हैं, तो सीधा शुरुआत करते हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से इस चर्चा की। सुधांशु जी, आचार्य जी आपके पास आ गए हैं, अब इसको इधर लें या उधर लें, लेकिन डरो मत, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं भागो मत। देखिए आचार्य जी हमारे पास नहीं, आचार्य जी राम के पास आ गए थे। जिन लोगों को राम से अदावत थी, उन लोगों के दिल में जो हिकारत थी इनके लिए, वो उनकी सियासत में सामने आ गई। अब मैं बताता हूं, देखिए ये जो निर्णय हुआ अमेठी रायबरेली का, एकदम राहुल गांधी बोलते थे ना मोदी जी के लिए खराब शब्दों में कि वो मेरे सामने थरथर कांपते हैं। अरे भैया, स्मृति ईरानी के सामने थरथर कांपने लगे, उनसे लड़ने की हिम्मत न कर पाए, स्मृति ईरानी से कहते मोदी जी से लड़ेंगे। मतलब गजब का तर्क देते थे वो। और मैं बताना चाहता हूं, एक और बात साफ हो गई। राहुल गांधी जी एक और बात बोलते थे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब जो कुछ कांग्रेस ने निर्णय लिया उसमें दूध का दूध, पानी का पानी, मट्ठे का मट्ठा, रायता का रायता हो गया है। अब एकदम साफ क्या हो गया है, कांग्रेस के अंदरूनी दृश्य से देखें, ये दो बड़े निर्णय हुए इतिहास में। पहली बार ऐसा हुआ है अमेठी रायबरेली से, 2 बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार के लोग चुनाव हारे हैं, मगर हारने के बाद किसी ने सीट नहीं छोड़ी है। ये पहला मौका, ये पहला मौका है जब गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने हारने के बाद सीट छोड़ी। और दूसरी बात, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि राजनीति में आया है तो उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ है उसने चुनाव जरूर लड़ा है। प्रियंका गांधी गांधी परिवार की पहली व्यक्ति हैं जो राजनीति में आई, मगर अगले चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ी। जिन्होंने नारा दिया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अब उनके परिवार ने कह दिया तुम लड़की हो इसलिए नहीं लड़ सकती हो, वो लड़का है इसलिए लड़ सकता है। और राहुल गांधी जी ने भी एक तीर से 2 शिकार किए। पहले तो अपनी बहन जी को लड़ने से रोकने में सफल हो गए, अपने लिए सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी लेके मम्मी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए, हमारी बहन जी से डर गए, स्मृति ईरानी जी से। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो ये दावे कर रहे हैं ना, कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी की 180 सीटों से कम आएंगी, अगर इसमें रत्ती भर भी दम होता तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के नहीं जाते। पॉइंट आपकी बात करने और मैं एक बात और कह रहा हूं, जी। आज नामांकन के लिए सोनिया जी गई थी, ये रायबरेली वो जहां 2009 में सोनिया जी 5 लाख से अधिक वोटों से जीती थी। अगर इनको हिम्मत होती तो क्या था, सोनिया जी जाती, जैसे राज्यसभा में नॉमिनेशन किया उसका जीत गए। अगर वो प्रभाव होता तो सोनिया जी रायबरेली में नामांकन करती और जीत जाती। और अगर समाजवादी पार्टी में अखिलेश भैया कन्नौज जैसी सीट अपने परिवार के भैया को जिता नहीं सकते, सपा वालों ने कहा कि जब तक अखिलेश जी आप खुद नहीं लड़ेंगे तब तक कन्नौज नहीं जीत पाएंगे। यानी आप कन्नौज की सीट जो अपने परिवार को नहीं जिता सकते, अमेठी की सीट खुद नहीं जीत सकते, वो कहते सारा भारत जीत लेंगे। ठीक है, मैं अब विवेक के पास आता हूं। विवेक, आपने बोला, देखिए लगातार आप 2-3 दिन से बोल रहे थे देखिए क्या होगा, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी तो कहीं नहीं दिखी। ये तो ऐसा दिखा कि मतलब कोई कुल्हाड़ी पे पैर मार दे जैसे अपना। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं सबसे पहली शुरुआत तो करूंगा कि देखिए पूरा वक्तव्य गांधी 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 और गांधी पे रहा। इतना प्रभाव है गांधी परिवार का आज भी कि मारे डर के हमारे प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं सिर्फ गांधी गांधी और गांधी पे बोले हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे भी बोल दीजिए, जिसके लड़के को दिया है आपने टिकट, और किस डर में दिया है? डरो नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन खुद डर रहे हैं। और किससे डर रहे हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह से। कौन है ब्रिजभूषण शरण सिंह? जिसकी वजह से इस देश की लड़कियों ने जंतर मंतर के ऊपर बैठ करके उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, मारे डर के उसके लड़के को टिकट दिया है। रेवन्ना कौन है दक्षिण भारत का?
ये वो आदमी है जो भागा हुआ है और प्रधानमंत्री खड़े होकर के फोटो खिंचवाते थे। डरो मत, इनसे मत डरो, बाहुबलियों से मत डरो, जो लड़कियों का उत्पीड़न करते हैं मत डरो, और मत दो इनको टिकट। तब आप अधिकारी हो कि आप आरोप लगाइए कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं लड़ेंगे। अपने आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? वायनाड, एक सेकंड, वायनाड राहुल गांधी जीत रहे हैं जी। अब आप आ जाते हैं, नहीं, ये सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दूंगा। हाँ, जीत रहे हैं वायनाड। वामपंथी हूं, सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, सुनना सीखिए, हंसने की जरूरत नहीं है सर। नहीं, बोलिए। भूषण शरण सिंह का लड़का देखिए, को लड़वा रहे हो, जो विषय हंसने की भाई, मैं हंसने की जवाब जगह दूंगा। नहीं है। अच्छा, अब शर्मिंदा हो ये थोड़ा शर्मिंदा हो। देखिए, अब आप वक्त जाया कर रहे हैं, अब वक्त जाया कर रहे हैं। जो पॉइंट है, क्या वायनाड से राहुल गांधी जीतेंगे, हाँ या ना? ये बताना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। गठबंधन में आपके हाँ या ना? अब आप सुन लीजिए, मैं माइक सीधी लेके सी आता बात है। मैं एक वामपंथी हूं, एक कम्युनिस्ट हूं, कॉमरेड एनी राजा का समर्थक हूं जी। ठीक। और जब वहां पे चुनाव हुआ, कम्युनिस्टों ने कॉमरेड एनी राजा के लिए कैनवसिंग करी। अरे राहुल जीतेंगे, अरे नहीं सुन जीतेंगे? लीजिए ना सर, लेकिन 70 साल का जो इतिहास वामपंथियों का रहा है कांग्रेस के साथ, केरल में हम उनसे लड़ते जरूर रहे हैं, केंद्र में हमने उनको समर्थन अरे देकर राहुल जीतेंगे कि नहीं सरकार जीतेंगे? बनाया है। वो रिजल्ट आएगा। रायबरेली जीत रहे हैं, मतलब वायनाड हार रहे हैं, आपको लग रहा है? रायबरेली जीत रहे हैं, रायबरेली वायनाड, जीतेंगे। वायनाड वायनाड का रिजल्ट बताएगा। विवेक श्रीवास्तव, डरो मत, बता दो ना वायनाड में क्या होगा। ये बता दिया, उन्होंने बता दिया। ये सवाल आचार्य जी, ही- आचार्य जी, अब एक गंभीर बात एक सेकंड, आचार्य जी के पास आता हूं मैं। आचार्य जी, देखिए, सबसे पहले तो आपका जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन है कि ऐसा आपके समर्थक कह रहे हैं, देश की पब्लिक कह रही है कि अब आप राइट जगह में आ गए हैं, राइट जगह पे आ गए हैं। लेकिन पॉइंट ये है मेरा, नहीं, राइट नहीं, एक लाइन बोल दूं जी। महाभारत में एक ही आचार्य विदुर जो थे, कौरवों के पक्ष में खड़े थे, और उसके बाद भी कौरव हार गए थे। अब तो इकलौते धर्माचार्य भी इधर आ गए हैं, तो अब पराजय तय है। आचार्य जी, ये कौन एडवाइस कर रहा है राहुल जी को? ये आपकी तो आज सुबह सुबह 2-3 नेताओं से कांग्रेस की बात हुई होगी, तो किसने एडवाइस करा ये इस तरह की रणनीति करो? आप चाहते हो वो कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस से बाहर कर दिए जाएं? आप चाहते क्या है? मैं क्या चाहूंगा, कांग्रेस में ही काफी लोग बहुत कुछ चाह रहे हैं लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं, और पिछले 14-15 सालों से उनका एक छत्र राज कांग्रेस में है। उन्हीं के फैसले हैं, और जब सेनापति, जब राजा युद्ध से बाहर जाता है तो फिर सैनिकों का मनोबल टूट जाता है। तो राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते तो ये मैसेज जाता है कि वाकई राहुल गांधी डरते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल सबसे ये कह रहे थे कि डरो मत। बल्कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जब उनका भाषण हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं से कहा कि डरो मत। जब उदयपुर चिंतन शिविर हुआ, मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था, मैं भी उस कमेटी में था, तो राहुल जी ने उसमें भी कहा कि डरो मत। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में भी कहा कि डरो मत। उन्होंने मीडिया के लोगों को कहा कि डरो मत, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अमेठी से लड़ो मत। ये ठीक है, एक सेकंड, ये पॉलिटिक्स और जो है, इनका क्या रोल है? ये लेफ्ट वाले ये कांग्रेस को आबाद, केरल में लड़ते हैं, दिल्ली में चिल्लाते हैं आगे हमारे ऊपर। नहीं, ये कांग्रेस को आबाद करने के लिए है लेफ्ट वाले, या कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए है? नहीं, लेफ्ट किसी को बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि हाँ लेफ्ट जिसे देख लेता है वो स्वयं बर्बाद हो जाता है। लेफ्ट जिसे देख लेता है। हाँ, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी की मैं ईमानदारी का बहुत इनका आदर करता हूँ कि इन्होंने साफ कह दिया कि हम वायनाड में राहुल गांधी को हराएंगे और अमेठी में राहुल गांधी के गीत गाएंगे। नहीं, रायबरेली में। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे सच बोलने वाले इंसान का स्वागत करना चाहिए, जिन्होंने कम से कम ये नहीं कहा कि हम वायनाड में अगर मगर लेकिन बट करेंगे। साफ कह दिया कि हम वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ हैं। मगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ अमीश, बात ये है कि ये भारत है, और ये भारत शौर्य की पूजा करता है, पराक्रम के प्रति नमन करता, पराक्रम को प्रणाम करता है। ये भारत है जहां, ये शिवाजी का भारत है, छत्रपति शिवाजी महाराज का सर्वस्व निछावर हो गया, लेकिन औरंगजेब को सजदा नहीं किया। ये महाराणा प्रताप का भारत है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है जहां उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के आगे सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। तो ये जो भारत है, ये जो भारत की जनता है, ये योद्धा को चुनती है
और आज राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया है उससे ये मैसेज गया है कि राहुल गांधी अब योद्धा नहीं रहे, योद्धा नहीं रहे। ठीक है, राजकुमार मैं आ रहा हूं, मैं राजकुमार भाटी। तो इन्होंने एक वर्ड यूज किया था जी गुस्से में आके वामपंथियों के लिए कि जब से वामपंथी वेताल आकर कांग्रेस के सर पर बैठ गए तब से कांग्रेस नीचे जाती चली जाए। ठीक है, लेकिन राजकुमार भाटी आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, रणनीतियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। अखिलेश जी भी कन्नौज से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीठ दिखाना, क्या आपको लगता है कि खराब स्ट्रैटेजी है और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और पूरे इंडिया अलायंस को होगा? मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत ही गौर से सुना, इनके दुख भी अपरंपार हैं। राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो ये दुखी हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे हैं तो ये दुखी हैं, अगर लड़ रहे हैं तो दुखी, नहीं लड़ रहे हैं तो दुखी। देखिए, अगर रणनीति के तहत कोई नेता सीट बदल लेता है, हमारे बराबर की सीट है गाजियाबाद, जनरल वीके सिंह रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, इस बार नहीं लड़ रहे तो क्या कहें, डर गए जनरल, जो सेना अध्यक्ष रहे वो डर गए, भाग गए, ये रणनीति होती है। दूसरी बात, आचार्य जी कह रहे हैं महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन खुद आचार्य जी पार्टी बदल गए। जब बोलने दो उनको, बोलने बीजेपी सरकार करने दो हमले, तानाशाही का डंडा दिखा रही है, जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलता है उसके घर ईडी भेज दी जाती है, इनकम टैक्स भेज दिया जाता है, सीबीआई भेज दी जाती है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। ऐसे समय में अगर तानाशाही के खिलाफ खुल के अगर बोल रहे हैं तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके से डरपोक कहना या कायर कहना यह बहादुरी का अपमान है। और अगर पार्टी बदली है डर के, तो आचार्य जी ने बदली है, आचार्य जवाब दें। ठीक है, संकट के समय में पार्टी मां की तरह होती है, पार्टी के साथ चुनाव के दौरान धोखा कर देना, आप बदलते पहले सामान्य परिस्थितियों में बदल लेते, लेकिन संकट के समय अपने नेता को धोखा देना, अपनी पार्टी को धोखा देना। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है, आचार्य जी, पहली बात, राजकुमार भाटी जी को अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। और सुनो राजकुमार भाटी जी, मैं छात्र जीवन से राजीव गांधी जी से जब मिला था तो मैंने एक संकल्प लिया था और मैंने वचन दिया था राजीव गांधी को कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैंने वो वचन निभाया, जबकि कांग्रेस पार्टी ऐसे फैसले कर रही थी जो मुझे बहुत बुरे लगते थे। मैंने कई बार मन बनाया कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। जो काम मैं नहीं कर पाया वो राहुल गांधी जी के कुछ बेतालों ने कर दिया और मेरे सिर पर एक जो बोझ था वो हटा दिया। और मेरा गुनाह क्या था? मैं अयोध्या गया, आपके ही शो में विवेक नहीं, अब शांत, आपके शो में विवेक श्रीवास्तव जी से मेरा झगड़ा हुआ, आपके शो में विवेक श्रीवास्तव जी के खिलाफ आप गए थे, और विवेक श्रीवास्तव जी ने मुझसे कहा था, और पार्टी का अनुशासन नहीं, क्या राम के दरबार में जाना पार्टी का अनुशासन है? क्या बोल रहे हैं आप? पार्टी का अनुशासन तो राम के दरबार में ना जाना पार्टी का अनुशासन है? पार्टी ने कोई दिखाई, पार्टी का रिटर्न। एक सेकंड, आपने मेरा निवेदन है। ओके आचार्य जी, तो लाइनें नहीं पता, केरल में कुछ और लाइन, दिल्ली में कुछ और लाइन है, और पार्टी लाइन पे आके ज्ञान दे रहे हैं। ओके आचार्य जी, विवेक श्रीवास्तव जी ने, याद करिएगा वो शो आपका, उन्होंने कहा था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाइए। बिल्कुल, मैंने कहा था, इन्होंने कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। मैंने कहा था अगर राम मंदिर जाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह एक बार नहीं 100 बार करूंगा। और मैं गया और मैं जाऊंगा। भारत की राष्ट्रपति भी भगवान राम के आगे नतमस्तक होती है, तो क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे? ये हमारा गौरव का विषय है। आप शंकराचार्य, ये हमारा गौरव का विषय है। एक सेकंड विवेक जी 30 सेकंड। हमारा गौरव का विषय है। शंकराचार्य के निर्देश के विरोध में गए, आपने शंकराचार्यों का विरोध किया। चल, शंकराचार्य ने भी बाद में बोल दिया था कि ठीक है, ये मात्र छदम राजनीति के लिए। ओके। विवेक श्रीवास्तव जी, पहली बात तो ये, मुझसे लड़ क्यों रहे हो? नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं मुझसे आपसे लड़ क्यों सिर्फ रहे ये हो? कह रहा हूं, आप तो नास्तिक हो। नहीं, पार्टी का एक अनुशासन आप तो होता नास्तिक है। हो। जब कांग्रेस पार्टी और अमीश इंडिया देवगन जी, गठबंधन मजेदार के बात घटक ये दलों ने है, एक फैसला लिया तो आप उसके खिलाफ क्यों गए? 30 सेकंड। अमीश देवगन, मजेदार बात यह है कि ना तो विवेक श्रीवास्तव जी की श्रद्धा शंकराचार्य में है, ना राम में है, ना अयोध्या में है, और ना कांग्रेस में है, और ये मुझ पे हमला कर रहे हैं। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब मैं सीरियस एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है, अभी राजकुमार भाटी जी ने जो बात कही तो मैंने उनकी बात का जवाब दिया जी। कि मैंने आज तक, और सुधांशु जी बैठे हैं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। क्यों किया? मैंने 3 बातें उठाई। पहली बार मैंने कहा कि भाई कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दी जाए।
पहला गुनाह। दूसरा मैंने कहा राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप दी जाए, दूसरा गुनाह। और तीसरा सबसे बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध मत करो। राम मंदिर जाना, अयोध्या जाना, ये हमारा अधिकार भी है और ये हमारे लिए ठीक रहेगा। तो क्या इन 3 गुनाहों के लिए मुझे पार्टी से निकाला गया? तो आज मैं कहना चाहता हूं अमीश देवगन, आज मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने अपने पार्टी से निकाला है, लेकिन मैं आज देश के दिलों में राज करने के लिए देश के दिलों में बैठा जी। मुझे देश ने अपनाया। लेकिन पाशा साहब, अभी तक आप चर्चा में नहीं आए हैं, मैं आपको लेके आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है पाशा साहब, ये रणनीति जिसने भी बनाई वो सवालों के घेरे में, प्रोफेसर साहब, और आप बहुत लर्निड आदमी है इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने कई चुनाव लड़वाए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकल डिबैकल करा है कांग्रेस पार्टी ने? एक बहुत बड़ी गलती है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कई पॉलिटिकल पंडित ये बात की मान रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी ने शुरू में ये बात कही थी जब आपने कहा था कि आचार्य जी हमारे सुधांशु जी के पास आ गए, उन्होंने ये कहा था राइट में आ गए, मैंने नहीं बोला सुधांशु जी के पास आ गए। तो इन्होंने कहा सुधांशु जी ने कि मेरे पास नहीं आए हैं, वो राम के पास आए हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं बहुत ही विनम्र पूर्वक, बहुत मैं इज्जत करता हूं आचार्य जी का, कि आप राम के पास आ गए। इससे पहले कहां थे आप? क्या रावण के पास थे आप? क्या इससे पहले आप रावण के पास थे? क्लैरिफाई करेंगे, आचार्य जी ही क्लैरिफाई करेंगे। दूसरी बात यह कि आप जिस चीज को कह रहे हैं कि ब्लंडर किया है, पॉलिटिकल ब्लंडर, किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ना यह पॉलिटिकल ब्लंडर है क्या? हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी रणनीति होती है, और राहुल गांधी ने कांग्रेस ने ये अधिकार है कांग्रेस को अधिकार तो कि वो तय करे कि कौन सा कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, और ये रणनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने दोनों हाथों में लड्डू रखा है, एक तरफ साउथ को साध रहे हैं, दक्षिण को, और दूसरी तरफ नॉर्थ को साध रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस रणनीति का बहुत ही बेहतर परिणाम साउथ वालों में तो पलीता लगा रहे हैं आपके बगल में खड़े होकर। दूसरी चीज ये, साउथ में तो पलीता आपके बगल में लगा रहे हैं खड़े होकर। दूसरी चीज ये बताऊं मैं आपको, दूसरी चीज आपको मैं बताऊं कि आज यही मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास कि राहुल जी कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं लड़ेंगे। मुद्दा होना चाहिए जो विकास है देश का, ठीक है, लेकिन एक ही मुद्दा है। एक सेंटेंस और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक मुद्दा है इस इलेक्शन में, और मुद्दा है संविधान को बदलना। इसलिए 400 पार का नारा है, सिर्फ 400 पार का नारा ही संविधान को बदलवा सकता है। इसलिए वो संविधान को बदलने की ओर, आरक्षण को खत्म करने की ओर इस देश को ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक ही मुद्दा है, सारे मुद्दों से भटका रही है, रोजगार को बात नहीं करेगी। पहले कहते 10 लाख देंगे, फिर जब नीतीश कुमार जी का सरकार बनाया कहे 20 लाख देंगे, अब कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे। एक्चुअली में जानते क्या है वो, ये इनके मन का भाव ये नहीं है, इनके मन के भाव में एक शब्द छुप गया है। 10 लाख देंगे नहीं, 10 लाख में देंगे, फिर रेट बढ़ गया 20 लाख में देंगे, फिर रेट हो गया 1 करोड़ में देंगे, जमीन अरमीन सब गिरवी करवा लेंगे। अब मैं इनको जवाब देना चाहता हूं आरक्षण पे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपने 3-3.5 मिनट बोला, बोल रहे हैं ना, मैंने आपके जवाब सुने से काम ले रहे हैं। आप आगे अपनी टर्न। अरे मैं आप प्रोफेसर हैं, साहब बताइए 11-12 करोड़ की आबादी का राज्य 1 करोड़ सरकारी नौकरी दे सकता है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाए। सुनिए, मैं एक मिनट एक बात कहता हूं, तेजस्वी यादव नवी पास है, खेल खेल कर विरोध करना चाहते हैं। सुनिए, तेजस्वी यादव नवी पास है, आप प्रोफेसर हैं, आप कहिए 11-12 करोड़ की आबादी के राज्य में 1 करोड़ सरकारी नौकरी हो सकती है क्या? इच्छा शक्ति असंभव सी बात करते हैं आप। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति कहां तक कितनी नौकरी हो जाएगी? बेकार की बात की जा रहा है। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक सेकंड। इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए कि प्रोफेसर को नवी क्लास वाले के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। उसने जो मुंह से निकल गया वो ब्रह्म वाक्य है। ये आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, आरक्षण खत्म कर चुके हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में SC ST OBC का सारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया और पूरा एक मुश्त मुसलमानों को दे दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का सारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया और 50% पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया गया। झूठ क्या बोल रहे हैं आप? प्रोफेसर हो गए, इस तरह झूठ बोलेंगे? भारत का एक राज्य था जहां SC ST OBC को कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वो था कश्मीर। धारा 370 से पहले इस प्रीटेक्स्ट पे कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड राज्य है, आपने आरक्षण नहीं दिया था, हमने दिया। आज पश्चिम बंगाल की सरकार ने पिछले साल 91 जातियों को OBC में लाए और उसमें 85 मुसलमान।
जब पिछड़े वर्ग ने पूछा कि ये कैसे हो गया, तो जानते क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये कन्वर्ट होने से पहले उस जाति के थे इसलिए इनको उसमें दे दिया। तो पूछा गया इतना कन्वर्जन कैसे हो गया, तो जवाब नहीं दे पाए। आज भी पश्चिम बंगाल की 171 बैकवर्ड जातियों में 120 मुस्लिम है, और अभी आपने कर्नाटक में सारे मुसलमानों को ओबीसी में दे दिया। तो सुनिए, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में हम घुसपैठ नहीं होने देंगे, ना हमने देश में घुसने दिया, ना आरक्षण में घुसने देंगे। हकीकत यह है कि इन्होंने आरक्षण खा चुके हैं, इसलिए इनके दिल में तकलीफ है। अन्यथा प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके, कहिए कि मुस्लिमों को ओबीसी का आरक्षण नहीं देंगे और इनकी हैसियत नहीं है। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, मैं एक सेकंड आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं, आपसे भी, क्या आप मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण देंगे, हाँ या ना, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, हाँ या ना? ऐसा है जी, आरक्षण के अपने रूल्स हैं। देंगे कि नहीं देंगे? आरक्षण किस लिए दी जाती है? नहीं देंगे कि नहीं किस लिए दिया जाता? सुनिए आप, नहीं देंगे कि नहीं देंगे? यस नो में कोई जवाब नहीं होता है। क्यों नहीं जवाब होगा? तर्क होता है उसका। अच्छा, देना है तर्क है, तर्क देना है तर्क है, तर्क से बात कीजिए आप। आरक्षण क्यों लाया गया? जो पिछड़ा वर्ग है, तो आरक्षण क्यों लाया गया सबको पता है, जो नहीं है बराबर, इक्वलिटी लाने के लिए लाया गया था। और अगर समाज में इक्वलिटी नहीं है, उस वर्ग को, उस क्लास को, सबको मिलना चाहिए आरक्षण। आप आरक्षण चाहिए, दुनिया में कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। बीजेपी ये बताए कि जो 90 सेक्रेटरीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, सिर्फ 3 ओबीसी के क्यों हैं, बाकी सारे क्यों हैं? बाकी सारे क्यों ब्राह्मण राजपूत भूमियार? देखिए ये राहुल गांधी का वाक्य है। 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी के 3 हैं। आपको दर्द नहीं होता? हमें दर्द होता है। मैंने एक सवाल पूछा था, ओबीसी रहेगा, ओबीसी क्यों ओबीसी में से ओबीसी के 3 ही रहेंगे? 10 सेकंड सुधांशु, 10 सेकंड। देखिए साहब, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट कोई आरजेडी का अध्यक्ष पद नहीं है कि खट्ट से गए और 25 साल में बन गए। आपको यूपीएससी में सेलेक्ट होना पड़ता है, टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, फिर आप सेक्रेटरी में इंपैनल्ड होते हैं, तब सेक्रेटरी बनते हैं। आज जो भारत सरकार में सेक्रेटरी हैं वो 1992 बैच या उससे पहले के हैं, यानी 92, 91, 90 या 89, 88 बैच के लोग सेक्रेटरी हैं। ये बताइए उस समय कितने ओबीसी थे, किसकी सरकार थी? हमने दिया। किसके ओबीसी थे, किसकी सरकार थी? आरजेडी की सरकार आपकी थी, जब आपने 2% ठीक है, जब वो सेलेक्ट नहीं हुए थे तो सेक्रेटरी के हाथ में बनते और पढ़े लिखे प्रोफेसर हो गए। ये ऑडियंस के सवाल है। आचार्य जी से किसका सवाल है? आचार्य जी से कौन सवाल करना चाहता है? आचार्य जी ने तो मेरे हिसाब से जो उनको करना चाहिए था उन्होंने अपने हिसाब से किया, वे अपने राम के पास आ गए, बस और क्या चाहिए इंसान को। जी आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये कि विपक्ष के पास बहुत अच्छे बड़े बड़े नेता हैं, पासा साहब भी बड़े नेता हैं, लेकिन अफसोस ये है और विपक्ष के भाग्य की विडंबना ये है अमीश कि सारा का सारा विपक्ष राहुल जी की तरह बातें करने लगा है। जी, और अभी जिस तरह की बात हो रही थी, भाई अगर आपको मुसलमानों को आरक्षण देना है तो डंके की चोट पे कहो ना कि देंगे। आप डंके की चोट पे भी नहीं कहते हैं। इसका मतलब है कि आप हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, आप मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप मुसलमानों के भी सगे नहीं हैं, आप ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, आप दुकानदार हैं, अपनी दुकान के हैं। दूसरी बात अमीश, दूसरी बात, पाशा साहब ने कहा कि अब तक आप कहाँ थे। भाई मेरे लिए बोला कि आप रावण के पास थे क्या? मेरे लिए मैं बता, मेरे लिए कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है, मेरे सामने देश का सवाल है। और मैं ऐसा मानता हूं, पाशा साहब मेरी बात को सुनिए गौर से, मैं ऐसा मानता हूं कि सत्ता और सिंहासन छोटे हैं लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा मानता हूं और मैंने ऐसा माना जब मैं कांग्रेस में था। मेरा झगड़ा सुधांशु जी से भी कई बार हुआ है, मेरा झगड़ा तमाम भाजपा के नेताओं से हुआ था। मैं तब भी ये कहता था कि भगवान राम और राष्ट्र, दो बातों पर समझौता नहीं किया जा सकता। मैंने विपक्ष को समझाने की कोशिश की, मैंने कांग्रेस में रह के भी ये बात कही। अगर मैं कांग्रेस में रह के राम के नाम पे, सनातन के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे चुप हो गया होता तब आपका सवाल जायज़ था, तब बात ठीक थी। मैंने तब भी मुद्दा उठाया। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, भारत से लड़ना बंद करो। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से, ऑन रिकॉर्ड कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा, अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में कहा, मैंने ट्वीट्स करके कहा। मैं लगातार 2.5 साल से अमीश ये कह रहा था कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो, आप सनातन से मत लड़ो, आप सनातन को खत्म करने की बात करने वालों का साथ मत दो, आप इस कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके
मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे मत ले जाओ। लेकिन अमित शाह ने बात को नहीं माना गया जी, मेरी बात को नहीं माना गया, उसका परिणाम देखना अमीश देशबंद। 4 जून को फिर एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। देख लेना। पार्टी पॉइंट ये है कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा ये है कि वोट जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं आपके नेता और कह रहे हैं ये ज्यादा वोट करने की अपील थी। वोट जिहाद किसको ज्यादा करने की अपील थी? किसको वोट ज्यादा करने की अपील थी? आप कह रहे हो वोट जिहाद करें। हमने ये सुना था कि लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, अब वोट जिहाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला करना क्या चाहते हो आप लोग? तुष्टीकरण की एक अलग प्रकाष्ठा है क्या? पहले 2 चरण के मतदान के बाद जब रुझान आए कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर नहीं निकला, उसमें उदासीनता है और भारतीय जनता पार्टी इनमें से ज़्यादातर सीटें हार रही है, जिन 190 सीटों पे चुनाव हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया और इन्हें लगा कि बस एक यही तरीका थोड़ा बहुत बचने का। सुधांशु जी ने आपके शो में सारी बातें गलत बोली हैं, गलत बयानी की है, गलत तथ्य रखे हैं। आपने पूछा ओबीसी में मुस्लिम को आरक्षण देंगे। ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद। मंडल आयोग की रिपोर्ट में पहले से ही मुसलमानों की 90% जातियां मौजूद हैं। अच्छा एक सेकंड आपने बोला, तो मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। आपने बोला कि बीजेपी के नेता जब 2 राउंड में बीजेपी की हालत खराब हुई है, ये आपने बोला ना, तो उसके बाद उन्होंने ये करा और वोट और नहीं, लेकिन वोट जिहाद की अपील आपके नेता कर रहे थे। नहीं आप उधर गुमराह करोगे, मैं उधर जवाब नहीं कर रहा। नहीं बोला कि नहीं बोला? नहीं पहले जो आपके शो में झूठ बोला गया है, मैंने कि मंडल की लिस्ट में दिखा के जाइए कि 90% जातियां मुसलमानों की, चुनौती देके कहता हूं। फिर कह रही है कर्नाटक, राजकुमार भाटी, फिर बंगाल कह रहा हूं। और मैं आप सबसे राय लूंगा, वोट जिहाद का मतलब क्या है आप लोगों के लिए? अमीश जी ये आप अपने शो के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। नहीं आप बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए। शेख सैयद, मुगल, पठान, 4-5 उच्च जातियों को छोड़कर जो मुस्लिम की हैं, उसमें आपके नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सारी जातें। आप क्यों? मैं तो नहीं चिल्लाया। में जाति होती है, मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया। मुसलमान में जाति मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया। मैं मुद्दे की बात कह रहा हूं। एक करके राजकुमार भाटी की बारी पसमानदा मुसलमान ये लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं चुप खड़ा था। अरे पाशा साहब, पसमानदा मुसलमान आप जानते नहीं, कास्ट है वहां। नाई, धोबी, लोहार, बढ़ई सब ओबीसी में आते हैं, सबको आरक्षण है, मंडल में पहले से ही आरक्षण है। दूसरी बात इन्होंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छीन लिया, जामिया में छीन लिया। जो हमारे अल्पसंख्यक संस्थान है, चाहे जैनियों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे पारसियों के हैं, सब में उनमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये गलत बयानी करते हैं केवल हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो ये आप पूछिए वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद एक क्या मिनट था? में सारी एक लाइन, वोट जिहाद पे मैं आता हूं। वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा हमें, क्या कहा था उसने? शांति के साथ, शांति के लिए क्या? शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बता दूं क्या बोला था, शांति के साथ चुपचाप जाकर वोट का जिहाद कर देना। खामोशी के साथ हाँ वोट जिहाद करना है, ठीक है। जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो, अर्थ जिहाद अच्छा वर्ड है ना। जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए। जिहाद अच्छा, स्ट्रगल बहुत अच्छा। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, ठीक है। राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। सर राम का नाम भी जिहाद किया था सर, राम का नाम रावण के खिलाफ। अरे भैया लिमिट होती है। अरे जिहाद शब्द कहाँ राम के समय में आया? अरे लिमिट होती है भाई, शब्द महाभारत रामायण में जिहाद दिया। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये। रामायण और महाभारत नहीं, पर ये राम और रावण की लड़ाई जिहाद थी। अमीश ये तो बहुत ही गलत है। नहीं, जिहाद था, इसमें जिहाद था। हंसने की बात नहीं है भैया। राम और रावण की लड़ाई, प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की। नहीं सर, हमें कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था? नहीं, दोनों भगवान शंकर के, दोनों नहीं सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी। नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे। भगवान राम भी और रावण भी। सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था।
जिहाद तो नहीं था। आचार्य जी हैं, मैं एक सवाल पूछ लूं क्या? आचार्य जी हैं, सुधांशु जी हैं, मेरे को इस पर राय लेनी पड़ेगी। इंसाफी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को जिहाद कहते तो वो हैं। करिए, आप करिए, लेकिन राम और रावण की आप लड़ाई जिहाद नहीं थी। ओके, एक सेकंड, आपको मैंने इस तरह चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था। पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है, ठीक है, ओके। जो शब्द बाद में आए, सुधांशु जी की बात है। देखिए, ये डिबेट किसी और विषय पे थी, लेकिन ये जो विषय आ गया है इसको एड्रेस करना पड़ेगा। हिमालय समारंभ यावद इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, कुरान में लिखा है। मगर उसके बावजूद पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते, झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत का, भाई पुराण का, अरे पुराण तो कल परसों लिखी गई हैं। पुराण कल परसों, अरे लिमिट है यार इस आदमी की पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा पुराण कल परसों लिखी गई। अब सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, इसका जवाब देता हूं। सुनिए, और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी, पुराण अरे भाई देखिए लिमिट है भाई, अपने शब्द वापस लीजिए। आधी से आप कह रहे हैं आधी ज्यादा फर्जी, लिमिट होती है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आधी से ज्यादा फर्जी है, लिमिट होती है भाई। नहीं, देखिए, वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह रहा है? वेद और पुराण को एक साथ मत जोड़ो। ओके, ओके, सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटरम। व्यास कब हुए थे? कल परसों हुए थे। बेहुदे बन के हद होती है। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है। महाभारत का दिखा दें, मनुस्मृति का दिखा दें, गीता का दिखा दें। कभी जिहाद, कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में लिमिट होती है। बीजेपी भी फर्जी। अरे एक बार इनसे नहीं बीजेपी को बोल लीजिए, फर्जी हिंदू, उसको मत बोलिए। फर्जी असली हिंदू हमें, असली हिंदू वो है, असली हिंदू हमें जो जिहाद के आगे नतमस्तक है, जो जिहाद के आगे न्याय युद्ध करते हैं। न्याय युद्ध को वो लोग जिहाद कहते हैं। सर मेरा निवेदन है, एक एक करके बोले अब सब लोग को बताता हूं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा टची है। अभी अब मैं झूठ बोलने बताता हूं। इन्होंने कहा कि 1993 में मंडल कमीशन ने मुसलमानों की जातियों को पिछड़े में डाला। हां, मंडल की रिकमेंडेशन थी कि 6% मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया जाए, जो नहीं दिया गया। यह मंडल की रिकमेंडेशन थी। सुनिए, और पहली बात जो मैंने कही, अगर ये है पाशा साहब, सर देखिए तरीका ठीक नहीं है। पाशा साहब से मैं गलत बयानी पूछ रहा हूं। मुसलमान है, बताइए मुसलमान में जात होती है? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। मुसलमानों में जात होती है, मुसलमानों में जात होती है कि नहीं होती? ओके, ठीक है सर, मगर रिजर्वेशन के लिए एक सेकंड मंडल कमीशन ओबीसी को इंप्लीमेंट करने के लिए रिजर्वेशन। अच्छा, मुसलमानों में जात होती है जो पूछा गया, सरकार गिरा दी थी। तथ्य है या नहीं? तथ्य है या नहीं? किस तारीख की सरकार क्यों गिराई थी आपने? क्या ये तथ्य नहीं है? ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए आपने गिरा दी। अब ये पढ़ा लिखा प्रोफेसर झूठ बोल रहा है। मंडल कमीशन लागू किया गया 7 अगस्त 1990, क्योंकि देवीलाल की रैली थी 9 अगस्त 1990। हमने समर्थन वापस किया 24 अक्टूबर 1990, जिस दिन समस्तीपुर में अडवाणी गिरफ्तार हुए। डेट के साथ बोला, झूठ मत बोलो। गलत चला जाता है, दुनिया जानती है, भारत का बच्चा जानता है कि बीपी सिंह की सरकार आपने मंडल कमीशन इंप्लीमेंट करने के लिए गिराई थी। शुरू करते ये भारत का हर बच्चा जानता है, हर ओबीसी जानता है। और मैं एक और बात बताऊं, शरद यादव जी ने किताब में लिखा 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू हुआ। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वीपी सिंह अनाउंस कर सकते थे, और वो उनका पहला 15 अगस्त था। अगर इतना बड़ा निर्णय था तो 8 दिन क्यों नहीं रुके? शरद यादव जी ने खुद लिखा है 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी, और उनको डर था कि जनता दल में विभाजन हो जाएगा। विभाजन को रोकने के लिए, क्योंकि तब तक देवीलाल जी की कम्युनिटी ओबीसी में नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने 7 अगस्त को लागू किया, ताकि जनता दल के अंदरूनी राजनीति के लिए, सामाजिक न्याय के लिए नहीं। ये आपका मनगढ़ंत ये देखिए, एक सेकंड, मनगढ़ंत नहीं, किताब को कोट किया मैंने। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपके पास आता हूं। अभी काफी सारी बातें हुई, आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं। कल परसों तो नहीं कुछ उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब मुझे पूरा करने दे, जब आप बोल रहे थे मैं बोला ही नहीं। दूसरी बात यह है कि पाशा साहब ने भी हमले किए और बहस चल रही है। देखिए, सारी बातें एक तरफ, लेकिन
आप जो कहते हैं, अभी पासा साहब ने कहा कि क्या हिंदू मुसलमान, भाटी जी ने भी कहा ये मुद्दा है, मुद्दा कुछ और है। देखो पक्की बात है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है और होना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है? क्या भारत की अस्मिता मुद्दा नहीं है? इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है उसकी सराहना हमें नहीं करनी चाहिए? मैं अभी दुबई से लौटा हूं, आबू धाबी के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर, जहां 1000 साल पहले चुन चुनकर मंदिर गिराए गए थे, तोड़े गए थे, मंदिरों का सफाया हुआ था। अमीश देवगन जाना, आबू धाबी जाना, यूएई के अंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। और ये मुद्दा है। और ये जो आदमी ये कहता है कि भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, सुनिए, भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है, मैं उसे देश की राजनीति में रहने का हक नहीं देना चाहता, क्योंकि जो भारत का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। वक्त एक ब्रेक का है सीएनबीसी आवाज पे, लेकिन ब्रेक के उस पार इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और मेरे यहां पर जो यंग फ्रेंड्स बैठे हैं उनसे कुछ सवाल और जवाब लेंगे। आप देख रहे हैं व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज। आप क्या कहते हैं, ये जो वोट जिहाद का नारा दिया गया, जी, वोट जिहाद का नारा दिया गया, क्या ये पोलराइजेशन इफेक्ट नहीं था? ठीक है, पहले आचार्य जी 1950 के दशक में पहला मंदिर हिंदुओं का दुबई में बना है और उसमें पूजाएं होती रही हैं, तो क्या तब भारत का मान सम्मान नहीं था? 70 सालों में हमारा धर्म रहा, राम रहे, व्रत रहे, तीज त्योहार रहे, तो क्या तब भारत का स्वाभिमान नहीं था? अनेकों युद्ध इस देश ने लड़े, जीते, बांग्लादेश अलग बना, तब क्या भारत का स्वाभिमान नहीं था? तब क्या सेना नहीं थी? या आज सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरफ आप जाना चाहते हैं मात्र इसलिए क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, तो आज आपको राम दिखने लगे? आज आप 4 जून को नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं मैं तो बीजेपी में गया ही नहीं। आप धर्मगुरु हैं, आप न्यूट्रल रहिए, आप उसका साथ दीजिए जो सही है। और मैं भी बता देता हूं, 4 जून को इंडिया अलायंस आएगा और डंके की चोट पे आएगा। ट्रेवल्स ऑफ फाइयान जो चाइनीज ट्रेवलर था, और वो प्रिंटेड है कहां पर? लंदन में, इंडिया कहीं नहीं है। ट्रेवल्स ऑफ फाइयान प्रिंटेड बाय कॉलोनियल प्रेस लंदन। उसमें जो पूरा, जब फाइयान आया चाइना से, तो आज के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान होता हुआ आया। उसने तमाम जगहों पे बौद्ध संग्रामों का वर्णन किया है, बौद्ध मंदिरों का वर्णन किया है। उसने कहां चले गए भाई? अरब कंट्री नहीं किया था, दुबई अरब में है, इसलिए सत्य वचन कीजिए, सत्य हम आपसे सत्य। अच्छा, एक सेकंड, दुबई अरब में नहीं था उस समय, टर्किश एम्पायर के अंदर। अच्छा, कौन सी खलीफा थी? उस समय तो अरब वही गए। अरे अरबी घोड़े पे वो सवार है भाई, और स्तूपों को तोड़ा गया। मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी बात बोली है कि नरेंद्र मोदी को अगर तीसरी टर्म मिलेगी तो शरिया लॉ को, यानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसको हम समाप्त कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि तीसरी टर्म मिलनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। यह गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। राजकुमार भाटी, योर रिएक्शन टू दिस? अमित शाह जी और माननीय मोदी जी और उनके तमाम नेता और तमाम प्रवक्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे केंद्रित हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। ओके, कर नहीं पा रहे। रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी लूंगा मैं। ओके, सुधांशु। अब मैं बताता हूं, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है अल्पसंख्यकों के लिए बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। फिर कहती है अल्पसंख्यकों के खान पान पे हमें विशेष हम प्रावधान करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, सिखों में झटके की व्यवस्था है, झटके के लिए कभी आपने व्यवस्था की है? जैन भी एक माइनॉरिटी है जो कि बहुत एब्सोल्यूट और हार्डकोर वेजिटेरियन है, उसके खान पान के लिए कभी आपने कोई कदम उठाया है? कभी पारसी और यहूदियों के लिए कदम उठाया है? सबको समझ में आता है कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि किसकी सरकार ने कहा कर्नाटक में कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे? लेकिन सुधांशु, एक आप पे आरोप है कि उनके बेचारे नेता ने वोट जिहाद की बात करी और आपने बोला कि वो, उनका कहना है कि हम वोट बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, और आपने इसको हिंदू मुसलमान कर दिया। आपने शरिया बोला,
और उन्होंने वोट जिहाद बोला। शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे, तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहां आप बोल रहे हैं? बड़े जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद, वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा, जितना कोई मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं समझा पाएगा, उतना समझाने लगेंगे। फिर और मैं बताना चाहता हूं अब हम लोगों ने क्या किया है। मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए। मोदी जी के कार्यकाल में 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिला है। हमारे मोदी जी के कार्यकाल में 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 16 करोड़ लोगों को नल से जल मिला है। सुनिए, जब हमारी सरकार आई, अब देखिए बीच में मत बोलिए, तब 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, कर्मचारी भविष्य। देखिए जैसे ही मुद्दे की बात आई डिस्टर्बेंस शुरू, मुद्दे की बात आई डिस्टर्बेंस शुरू, मुद्दे की बात आई। अब मैं बताता हूं, हमारी सरकार आई, 11 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि खाते थे, इस समय 26 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि खाते हैं। पिछले वर्ष 1 करोड़ 62 लाख कर्मचारी भविष्य निधि खाते, मतलब कोई कर्मचारी बनेगा तब अपना फंड कटवाएगा और उसका कर्मचारी भी उसमें डालेगा। अब मैं कहना चाहता हूं, आज महंगाई की दर 5% है। ये चुनौती से कहता हूं, कांग्रेस के कोई 5 साल बता के जाएं जब महंगाई की दर 5% से कम हो। आज बेरोजगारी की दर 3% है, कोई कार्यकाल बताएं जो 3% से कम हो। हमने वो काम करके दिखाया, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का केंद्र बना भारत, सेकंड बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाला पहला देश बना, चांद के छूते कोने को छूने वाला भारत का पहला देश बना, और इसीलिए इनको G20 G7 में सबसे ऊपर आने वाला देश बना साहब। इसीलिए कलेजे पे सांप लौट रहा है इनके। और उसके साथ साथ भव्य राम मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, उज्जैन पे बढ़ता हुआ महाकाल का कॉरिडोर देखिए, और जो कहते थे कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे, तो आज राम मंदिर बन रहा है और यूएई के साथ कॉरिडोर बन रहा है। ओके, ठीक है। अब मैं आपकी राय लेना चाहता हूं। ये देखिए एक बड़ा इस हफ्ते का मुद्दा रहा वोट जिहाद, उसके ऊपर आपकी किसी की राय है तो दीजिए, क्या है? सर वोट जिहाद, जिहाद का मतलब होता है कि आत्मसमर्पण। हम लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने वर्ड सुना था लव जिहाद। आपको लगता है वो आपको लगता है वो पॉलिटिकल बात है या फिर वोट बढ़ाने के लिए बात है? सर बिल्कुल पॉलिटिकल बात है। ओके ओके, जी 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 जी। अरे 5 चीजें मत पूछिए, चुप नहीं होंगे वो काफी देर से। जी 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 जी, आप आपका पॉइंट रखिए, सवाल मत पूछिए, अपनी बात रखिए जिसको बात रखनी है। ओके, ये जो सेंटर में खड़े हैं, इनका नाम क्या है? हाँ, मेरा मैं भाटी जी। आप कब से कार्यक्रम में है वैसे? तो सुन क्या रहे थे आप? नाम भूल गए तो फिर सवाल क्या पूछेंगे आप? चलिए बोलिए, पूछिए। भाटी जी को बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों ने बहुत पहले बांट दिया था हिंदू मुस्लिम में। अब आप हिंदुओं को असली हिंदू नकली हिंदू में मत बांटो, क्योंकि आप अभी असली हिंदू में बांट रहे थे। ओके ओके, और क्या सवाल है? जी जी जी। मेरा नाम शंगरफ जलाली है। तो आज मैंने जो भी यहाँ पे डिबेट देखी है, तो आप सब पॉलिटिशियन से मेरा यही कहना है कि महात्मा गांधी जी ने एक चीज़ बोली थी, ब्रिंग द चेंज इन यू दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो आप जब तक खुद सेल्फ अवेयर होकर खुद नहीं पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब फ्यूचर इज ऑल अबाउट एजुकेशन एंड साइंस, ठीक है? तो आप जितना खुद पढ़ेंगे तो आपका बात जो है वो एक बातों का अंगार नहीं बल्कि एक अमृत बन जाएगा। जो लोग इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि जो लोग हमारे जो इंडिया में है, यहाँ इंडिया का सच यही है कि डिबेट तो चलो ठीक है व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब जो लोग इलिटरेट हैं उनको तो बैक स्टोरी नहीं पता कि आप क्या करें, कितना ग्रोथ पर कितना पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, हमें भी और आपको भी। ओके ओके, मतलब ये बहुत अच्छा एक पॉइंट रखा कि सबको पढ़ना चाहिए। बोली इसीलिए मैंने कहा था सब अपने अपने फोनों पे चेक करना जो मैंने बोला सही है कि नहीं। जी जी जी, ओके ओके, क्या पॉइंट है आपका? मैं भाटी सर से कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो आप बोलते हैं कि सारे धर्मों को साथ लेके चलो, और दूसरी तरफ आप वोट जिहाद के बारे में बोलते हैं, तो ऐसे में हम आपको कैसे वोट करेंगे? ओके, कैसे वोट करेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है, जी 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 जी, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल आचार्य जी से है कि क्या वो भविष्य में बीजेपी के साथ आना चाहेंगे? अरे क्या सवाल पूछा है भाई! अब आचार्य जी भविष्य में बीजेपी के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, ये विवेक जी तो आपको भेजने में लगे हैं। वापस लाएंगे हम, उनको वापस खींच लाएंगे। ये मेरे पर वो कह रहे हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। अरे उनको अभी सच्चाई पता नहीं जी है। जी जी, ओके आचार्य जी वापस आएंगे। ओके आचार्य जी आप भी डरो मत। देखिए अमीश जी, बहुत तीखी बहस हुई है, मगर मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा। कि एक तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना इसलिए होनी चाहिए कि देश के हर प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना हुई है, और नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना तो करो,
लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं, हे विपक्ष के मूर्धन्य नेताओं, नरेंद्र मोदी से नफरत मत करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूं। उन्होंने हर बार ये कहा है कि मैं 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूं और उनका सेवक हूं, उनका खिदमतगार हूं। दूसरी बात, आप महंगाई की बात करते हैं। भाई 1976-77 के अंदर तो हम कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद जब इमरजेंसी का दौर था तो भाई हम 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, तो तब गाना बजता था कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। तो ये महंगाई तो तब भी थी, मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। तो फिर ये महंगाई तब भी थी। अब सवाल उठता है कि आज की बात, अब सुनिए ना, अब मैं अमीश देवगन एक बात कहता हूं, मुझे इस देश के अंदर सर कुछ महंगा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सियासत कुछ देखिए, इस देश में हर चीज महंगी हो गई, लेकिन सियासत बड़ी हल्की हो गई सर। बिल्कुल सियासत बड़ी सस्ती हो गई। इस देश के अंदर सियासत इतनी सस्ती हो गई कि वो चंद वोटों के लिए, और ये सब नेताओं से मेरी बात है, वो चंद वोटों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये वाकई ये जो मैं कहना चाहता हूं, ये मैं दिल से कहना चाहता हूं और दिल की गहराई से कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी नेता हो, लेकिन सियासत बड़ी सस्ती हो गई इस देश के अंदर। 10 सेकंड दीजिएगा। जी 10 सेकंड। मुझे आप बताइएगा, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती, लेकिन मैं पूछना चाहता, मैं बोलता हूं, अरे सुनो विवेक जी सुनिए, क्या परफेक्ट तो नहीं है नरेंद्र मोदी? क्या भारत की मैं सुनना चाहता हूं आचार्य जी के मुंह से। मेरा सवाल तो सुन लो। ये आपके पुराने साथी हैं, बात की बात है, मेरा सवाल आप ही के पुराने साथी हैं। अरे ये आगे भी हमारे साथी रहेंगे, चिंता मत करिए। सुनो, ये मेरे अपने साथी हैं। अमीश देवगन, मैं विवेक लेफ्ट में नहीं आचार्य प्रमोद सुन लीजिए 10 सेकंड। मेरी बारी है, सुनना पड़ेगा, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। 10 सेकंड। विवेक श्रीवास्तव बताओ, नरेंद्र मोदी का गुनाह क्या है? क्या भारत को नई संसद देना नरेंद्र मोदी का गुनाह है? क्या भारत से कश्मीर से 370 हटाना नरेंद्र मोदी का गुनाह है? क्या अबू धाबी के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण करना नरेंद्र मोदी का गुनाह है? क्या 500 साल के संघर्ष को विराम देकर राम मंदिर की भव्य इमारत को खड़ा करना गुनाह है? क्या भगवान का अवतार जहां होगा उस संभल में श्री कल्की धाम का शिलान्यास करना गुनाह है? क्या 80 करोड़ लोगों को, क्या 80 करोड़ लोगों को जिनको जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उन्हें भोजन देना गुनाह है? बिना हिंदू मुसलमान के ये बात है, क्या गुनाह है? लेकिन समय इतनी इजाजत देता है, लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है, आप सबके आगे मैं नतमस्तक हूं। जी पूरे अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, और आप अपना वोट जरूर डालिएगा, अपना वोटर आईडी कार्ड तैयार रखिए, और अपने परिवार वालों को भी बोलिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। गुड नाइट, नमस्कार, हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू।